ओशिनोको सीज़न 2 के एपिसोड 11 के शुरू में हम देखते हैं कि एक्वा मियाजाकी जाने के लिए मान जाता है। ये सुनकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उनको उसके लिए एक सूटकेस लेना पड़ेगा, क्योंकि सूटकेस एक सेलिब्रिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। उसकी ये बातें सुनकर एक्वा उसको मिलने के लिए टाइमिंग बता देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक्वा से मिलने से पहले आरिमा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको किस टाइप के कपड़े पहन के जाना चाहिए। बीच में तो वो एकदम कैजुअल क्लॉथिंग का डिसाइड करती है ताकि उनके ऊपर कोई ध्यान ना दे सके। कपड़ों के पीछे वो इतना ज़्यादा खो जाती है कि उसको समय का ख्याल ही नहीं होता और इस चक्कर में वो लेट हो जाती है। फिर वो जल्दी से रेडी होके भागने लगती है। उसको यही लगता है कि एक्वा उसको पक्का इस बारे में चिढ़ाने वाला है। तभी उसको एक्वा का मैसेज आता है, जहां उसने एक कैफ़े का एड्रेस दे रखा था जहां वो वेट कर रहा था। आरिमा काफ़ी जल्दीबाजी में एकदम से कैफ़े में पहुंच जाती है। फिर वो एक्वा को कहती है कि उसकी टैक्सी लेट हो गई थी और जैसा कि एक्वा कुछ देर से वहाँ वेट कर रहा था, इसलिए उसने आरिमा के लिए कॉफ़ी मंगवा ली थी। आरिमा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। कॉफ़ी पीने के बाद आरिमा एक्वा से कहती है कि आज की कॉफ़ी उसकी ट्रीट है, क्योंकि उसने पहले ही एक्वा को काफ़ी ज़्यादा वेट करवा रखा था। पर जब वो बिलिंग करने के लिए जाते हैं तब उनसे पहले एक कपल होता है, जहां जो मेल है वो उस लड़की का भी बिल पे कर देता है, जहां वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव भी कर रहे थे। ये देखकर आरिमा मन में यही सोच रही थी कि कैसे ये कपल इतने ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद जैसे ही उनके बिल पे करने की बारी आती है, एक्वा अचानक से डायरेक्टली ऑनलाइन बिल पे कर देता है और वहाँ से निकलने लगता है। ये देखकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद अपने प्लान के मुताबिक वो सूटकेस की शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक्वा जो सूटकेस पसंद करता है उसका कलर वाइट होता है। ये देखकर आरिमा एकदम सोचने लगती है कि एक्वा ने वाइट कलर का सूटकेस शायद इसलिए लिया होगा क्योंकि मेरे आइडल स्टिक का कलर भी वाइट ही है, और फिर वो अपने ख्यालों में खोने लगती है जब तक कि एक्वा उसको हैंडबैग ट्रॉली में रखने को नहीं कहता, जिससे उसको आसानी होगी। पर आरिमा उसको कहती है कि ये बस स्टाइल के लिए होता है, तुम जैसे लोग ये सब कुछ नहीं समझोगे। और फिर जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वो कंप्लीट हो चुका था, तो एक्वा कहता है कि उनको अब घर जाना चाहिए। पर आरिमा कहती है कि उसको भूख लग रही है। ये सुनकर एक्वा कहता है कि चलो फिर चलते हैं। फिर वह एक ऐसे काफ़ी ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर रिजर्वेशन के बिना तुमको सीट भी नहीं मिलने वाली। ये देखकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि एक्वा ने इतना ज़्यादा प्लान कर रखा है, क्योंकि अगर वो खाने के लिए नहीं बोलती तब साइड से वो यहाँ आते भी नहीं। उसे तो लग रहा था कि वो लोग कहीं पर बारबेक्यू करने जाने वाले हैं। तभी वो एक्वा से कहती है कि तुम्हें लड़कियों को ट्रीट करना काफ़ी अच्छे से आता है, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हो। अगर देखा जाए तो एक्वा के अंदर 30 साल के बंदे की सोल है। आगे एक्वा कहता है कि वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है, जिसका मतलब उसको ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से आती है। ये सुन के आरिमा कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास काफ़ी सारी लड़कियाँ भी रह चुकी हैं। ये सुनकर एक्वा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पे आरिमा कहती है कि फिर तुम्हारे और अकाने के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे। ये सुनकर एक्वा थोड़ा सोचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे को अकाने को एक क्लियर जवाब दे देना चाहिए। ये सुनकर आरिमा थोड़ा सा अपसेट होती है, पर एक्वा कहता है कि मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मुझे किसी के साथ रोमांटिकली कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों फिर भी मैं अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। ये सुनकर आरिमा कहती है कि वैसे भी लव इंसान की बेसिक नीड है। फिर हम देखते हैं कि उनका डिनर हो चुका था
जहां आरिमा काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तभी एक्वा टैक्सी रुकवाता है और आरिमा को चलने के लिए कहता है। ये सुनकर आरिमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें इमेजिन करने लग जाती है, पर चीज़ें वैसे बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि वो अपने घर पहुंच चुकी होती है। फिर वो खुद को ही ब्लेम करने लगती है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। तभी वो एक्वा की कही हुई बातों को याद करती है कि कैसे वो अकाने को फाइनल जवाब देने वाला है। ये याद करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक्वा अकाने के साथ एक डेट पर था, जहाँ वो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं। फिर एक्वा सोचता है कि उसको अकाने के फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाने के फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता, वो भी अपने छोटे से ईगो के लिए। फिर हमें अकाने के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि बचपन से ही काम की वजह से उसने जापान में ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। अगर उसने फैमिली ट्रिप भी की है तो वो फॉरेन में की है। इसलिए एक्वा अकाने को मियाजाकी जाने के लिए इनवाइट करता है। इस दौरान वो एक दूसरे के बारे में बात भी कर सकते हैं। ये सुनकर अकाने कहती है कि शायद से वक्त आ चुका है कि हमको ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आगे वो कहती है कि वो ट्रिप के दौरान ये सब कुछ नहीं सह पाएगी। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे अकाने कहती है कि लव टुडे को ख़त्म हुए 6 महीने हो चुके हैं और वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर एक्वा कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुमको अपने साथ ऐसे बांधे रखे हुए। वैसे भी वो दोनों रियल लवर्स भी नहीं हैं। ये सुनकर अकाने कहती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि हमने बस शो के दौरान एक बार किस किया था, उसके बाद से हमने कपल वाली चीज़ें भी नहीं की है और अभी तक हमने एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा। तभी अचानक से वो एक्वा से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे किसी भी काम आई और क्या तुम्हें मेरी और ज़रूरत है? ये सुनकर एक्वा कुछ भी नहीं कह पाता, पर अकाने कहती है कि मेरे को पहले से ही पता था कि तुम बस मेरा यूज कर रहे हो, पर मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी वो उसी ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हीं सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अकाने अचानक से एक्वा को पीछे से गले लगा लेती है और उसको कहती है कि ये वही जगह है जहां तुमने मेरे को बचाया था। जब तुमने मेरे को किस किया था, मैंने उस टाइम तुमको इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड किस था। वो एक्वा को बेसबॉल मैच देखने जाने के लिए ऑफ़र देती है, जिस पे एक्वा कहता है कि लगता है तुम अभी भी मेरे नकाब वाले चेहरे को पसंद कर रही हो। ये सुनकर अकाने को समझ नहीं आता। आगे एक्वा कहता है कि अगर मैं तुमको समझाने भी जाऊं तब भी तुम समझ नहीं पाओगी। ये सुनकर अकाने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक्वा को काफ़ी कुछ सुनाने लग जाती है, जिस पे एक्वा अकाने से पूछता है, क्या तुम सही में रोमांटिकली मेरे को पसंद करती हो? जिस पे अकाने हाँ बोलती है, पर वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। जिस पे वो कहती है कि उसने पहले कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं किया है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तभी वो एक्वा से कहती है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुमने मेरे को एक दिन बताया था कि तुम बस किसी को मारना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बोझ को आधा करना चाहती थी। जहां एक्वा कहता है कि वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो जिस पर्सन को ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं उसके फादर थे। पर काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करने के बाद और 100 से भी ज़्यादा लोगों के डीएनए टेस्ट करने के बाद मेरे को पता चल चुका है कि मेरा एक हाफ ब्रदर भी है, और मेरे को ये भी पता चल चुका है कि मेरा फादर पहले से ही मर चुका है। जितना ज़्यादा हैरान अकाने फादर की डेथ सुनकर नहीं होती, उससे ज़्यादा हैरान वो डीएनए टेस्ट के पैसों को लेकर थी, जिस पर एक्वा कहता है कि उसने असिस्टेंट की तरह, डायरेक्टर की तरह और काफ़ी सारे जॉब किए थे, यहाँ तक कि उसका एक ऑनलाइन छोटा सा बिजनेस भी है। उसका टोटल खर्चा 5 मिलियन से भी ज़्यादा था। उसके बाद एक्वा अकाने को पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसका फादर पहले से ही मैरिड था, यहाँ तक कि उनका बच्चा भी था, पर स्टिल उन्होंने मेरी माँ के साथ एक अफेयर रखा। फिर वो अपने फादर के सुसाइड के बारे में भी बताता है। फिर वो उसको कहता है कि आखिर अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। पर उसकी ये सब बातें सुनकर अकाने कुछ ज़्यादा ही हैरान होती है, क्योंकि इस कहानी में उसको एक काफ़ी बड़ा लूप होल दिख रहा था। पर वो अचानक से एक्वा को ये बोलते हुए चली जाती है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। उसके बाद
वो इसी कहानी को बार बार रिपीट करने लग जाती है। उसको ये काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मन में वो सोचती है कि एक्वा काफ़ी समय से इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था। शायद इसी वजह से उसने इतने सिंपल से लूप होल को नोटिस नहीं किया। अगर उसने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली तब वो अपने रिवेंज को फिर से लेना चाहेगा। आखिर उसको करना क्या चाहिए इस हाल में? आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रूबी अपने माँ के ग्रेव के सामने थी और हमेशा की तरह वो अपनी माँ को सारी चीज़ें बता रही थी जो कि उनके साथ हो रही है। वो ये भी बताती है कि उसको डर है कि कहीं उसका भाई अपनी माँ के बारे में भूल ना जाए। उसके बाद अपनी प्रेयर ख़त्म करने के बाद जब वो वहाँ से जा रही थी तभी हमें उसके सामने से एक बंदे को दिखाते हैं जो रूबी के बगल से निकल जाता है और मन में कहता है कि रूबी तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो और ब्यूटीफुल भी। उसके बाद वो आई के ग्रेव के सामने जाता है और कहता है कि हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, आखिरकार ये हमारी बच्ची है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सायोनारा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए मत आने।